हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग जो है ठीक ठाक होंगे। जो भी मेरा भाई इस मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे। और जो मेरा भाई फेसबुक पेज पे देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करे। दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है जो 4-5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं उस पर थोड़ा बात करेंगे। पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो हालिया सूरत है उसमें जो है वापस से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, बीजेपी का लगभग सरकार बनने के ना के चांस हैं। बीजेपी की हालत वहाँ पर पतली है। पतली होने का कारण भी है, वहाँ के उनके जो लोकल लीडर हैं, चाहे रमन सिंह हो गए और भी कई लीडर हैं, उनकी जो है आपस में बन नहीं रही। इसी वजह से कांग्रेस को ये दोबारा से मौका मिल रहा है और जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ भी होती हैं। दिल्ली से जो है जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ की जाती हैं। रमन सिंह को आजकल भाव नहीं दिए जाते आला कमान से। जो दिल्ली में आला कमान बैठा है, जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो दिल्ली में आला कमान है, वो लोग अब रमन सिंह को भाव नहीं देते। और रमन सिंह वहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं। शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए जब से वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है बीजेपी वहाँ पर जो है वापसी नहीं कर पा रही है। जो भी सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस के हक में आ रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि राजस्थान में बीजेपी वापस कर जाए। भले ही राजस्थान में बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं बनाया है, ये बात सच है, पर राजस्थान में बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। हालांकि वहाँ पे एंटी वसुंधरा राजे खेमा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसकी दिल्ली आला कमान से बिल्कुल भी नहीं बनती। जब से वसुंधरा राजे जो है 2018 में चुनाव हारी, जब से जो है आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच तनातनी चलती रही। कभी सतीश पूनिया से चलती रही, कभी जो है आला कमान से चलती रही। वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उनका अभी तक कोई तोड़ नहीं है बीजेपी के पास, और बीजेपी इस बात को जानती है। उसके बावजूद उसको चेहरा नहीं बनाया गया। और हो सके अगर बीजेपी वहाँ पर सरकार में आने के चांस है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये लिख के लिए ना बीजेपी आला कमान ने तय कर रखा है। वहाँ पे जो भी 3-4-5 बड़े लीडर हैं, शायद उनमें से किसी को बना दिया जाए या किसी नए चेहरे को बना दे, पर वसुंधरा राजे का नंबर नहीं आने वाला है। यह 100% है। जिस तरह से वसुंधरा राजे ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। जब अशोक गहलोत सरकार टूट रही थी, सचिन पायलट 20-22 विधायक लेके गुड़गांव चले गए थे, गुरुग्राम में। अगर उस टाइम पे वसुंधरा राजे अगर एक्टिव रहती तो कांग्रेस सरकार गिर जाती और बीजेपी की सरकार बन जाती। वसुंधरा राजे जो है एक्टिव नहीं रही, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आला कमान जो है वसुंधरा राजे से निराश है। वैसे तो वो पहले से ही निराश थे और इस काम की वजह से और ज़्यादा निराश है। भले ही पर्दे के फ्रंट पेज में नहीं दिखाएं, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है बहुत बड़ा खेल है।
ये दिल्ली की लॉबी को भेदना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी हो, दिल्ली की लॉबी को भेज सकता है तो सिर्फ एक ही है, वो है संघ प्रमुख। संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मोहन भागवत अगर बोल देंगे, और मोहन भागवत को अपने कैप्चर में करके रखा है दिल्ली लॉबी ने। क्योंकि जब इस टाइम की आप बात याद रखना, जिस टाइम यूपी पे पहली बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ का कोई चेहरा नहीं था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सारा खेल किसने किया? आरएसएस ने। आरएसएस के दफ्तर से योगी आदित्यनाथ का नाम तय हुआ था। आज भी पावर आरएसएस की है। भले ही चेहरा जो है दिल्ली आला कमान हो, बीजेपी हो, पर आज भी पावर जो है आरएसएस है। आरएसएस जिसको बोल देती है उसको बीजेपी वाले अपनी टीम में लेना पड़ता है, और उसको जो है चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, चाहे कोई और मिनिस्टर बनाने की बात हो, उसको बीजेपी को करना पड़ता है। ये बात सच है, भले ही पर्दे के आगे ना दिखाया जाए। इसी तरह वसुंधरा राजे के खिलाफ जो है आरएसएस के अंदर भी, वसुंधरा राजे के खिलाफ आरएसएस के अंदर भी अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए ये जो है इनमें एंटी बीजेपी पड़ेगी। भले राजस्थान में अगर सरकार आती है बीजेपी की, तो नया चेहरा बनेगा, वसुंधरा राजे का बनना बहुत मुश्किल है। अब आ जाइए आप मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? 20 साल का किला शिवराज सिंह चौहान मामा का। हालांकि 2018 में वो किला ढह गया था, पर बीजेपी किस तरह से साठ गांठ करके ज्योति सिंधिया गुट के जो विधायक टूट के गए थे, उनको जोड़ के किस तरह से वो लोगों ने सरकार बना ली। हालांकि सिंधिया की जो है नाराज़गी थी, सिंधिया को कांग्रेस में क्या नहीं मिला था। भाई साहब, कहने वाले आदमी यहाँ तक कहते हैं कि सिंधिया के लिए जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है, जो आला कमान है, डायरेक्ट एकदम किसी भी टाइम आने के लिए उनके लिए कोई भी रोकथाम नहीं थी। नहीं तो और कोई भी बड़ा नेता हो, आला कमान से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पर सिंधिया के लिए एकदम छूट थी। पर फिर इनके बीच में कमलनाथ, दिग्विजय सिंधिया के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, सिंधिया ने जो है 20-22 विधायक तोड़ दिए, बीजेपी के साथ खेमे में चले गए। हालांकि उनकी पोजीशन वहाँ पे भी सही है, मिनिस्टर बना रखा है उनको, पर जो इज्जत उनकी इधर कांग्रेसियों के साथ थी, शायद वो इज्जत कब तक रहेगी बीजेपी में कोई कह नहीं सकता। कब तक मिनिस्टर रहेंगे कोई कह नहीं सकता। जब बाई इलेक्शन हुए तो कितने सारे उनके अपने चाहने वाले कितने सारे हार गए। अब जो होंगे इलेक्शन क्या पता उनमें उनके खेमे के कितने जीते। बीजेपी ने इस बार एमपी में बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े एमपीओ को इलेक्शन में उतार रखा है, और सिंधिया को जो है इलेक्शन में नहीं उतारा। इससे साफ मैसेज जाता है कि नहीं, सिंधिया को इलेक्शन में ना उतारना और जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनको उतारना, कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान के भी माथे पे जो है शिकंज कसी हुई है।
अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में आ गई, शायद शिवराज सिंह का भी पत्ता कट जाएगा और कोई नया चेहरा आएगा। ये बात 100% है। इस बात को शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं। क्योंकि मामा फेमस चेहरा है। उन्होंने जो है 20 साल से मध्य प्रदेश में, एमपी में काफ़ी काम किया है, तभी तो वो 20 साल से जीत के आ रहे हैं लगातार। 2018 में ये हारे थे खाली। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश बीजेपी का गुट है, हालांकि पॉलिटिशियन जो भी हैं, जिसके जहाँ भी कैडर है, उनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है। हर किसी के अपने अपने ईगो होते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली से फ़ोन करना, रिक्वेस्ट करना वहाँ के विधायकों को, वहाँ के कैंडिडेटों को, तो यह बतलाता है कि एंटी बीजेपी अंदर की लॉबी में बहुत कुछ हो रहा है। यही सेम टू सेम काम हुआ था हिमाचल में, तो बीजेपी का वहाँ क्या हाल हुआ था। हालांकि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में चेहरे अच्छे हैं, वहाँ भी 50-50 मामला है। अब आ जाइए भाई साहब तेलंगाना की तरफ, जहाँ बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी भूल, जो जी किशन रेड्डी को जो है अध्यक्ष बनाया और बंडी संजय को हटाया। भाई साहब, जब बंडी संजय वहाँ पे थे, उस टाइम के जो सर्वे आ रहे थे ना, तो बीआरएस और बीजेपी के बीच फाइट थी। कांग्रेस कहीं भी नहीं थी रास्ते में। और जब से बंडी संजय हटे, जी किशन रेड्डी वहाँ पर जो है बीजेपी के अध्यक्ष बने, जब से जो है बीजेपी का जो अंदर का कैडर है ना, काम करना बंद कर दिया। और धीरे 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 जो है कांग्रेस का उभार होता रहा, बीजेपी नीचे खिसकती रही। और आज हाल ये है कि बीआरएस से भी ऊपर है कांग्रेस, और कांग्रेस के सरकार आने के पूरे चांस है। कांग्रेस का इतना उभार हो गया। कांग्रेस में भी वहाँ पे जो है कई तूफानी लीडर है, जिसमें जो है पट्टी विक्रम मल्लू है, रेवंत रेड्डी सबसे बड़ा चेहरा है वहाँ पे, डायनामिक लीडर है और फेमस है बहुत। उन्हीं के सामने कुमार बंडी संजय भी फेमस लीडर थे, और क्या हुआ, अंदर खाने जी किशन रेड्डी को बना दिया गया। बोलते हैं कि बंडी संजय से जो बीआरएस से कई नेता उसमें आ रहे थे, इटेला राजेंद्र, उनकी बनती नहीं थी, उन्होंने शिकायत की, इसी वजह से जो है इसको हटाना पड़ गया बंडी संजय को, और जी किशन रेड्डी को बना दिया गया। और ये तो बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। बीजेपी का यहाँ आने का एकदम पक्का था। हालांकि ये लोग ने जो भी फैसला लिया, जैसा भी लिया, अब तो बीजेपी के वहाँ पे कोई चांस नहीं है। 1-2-4 सीट आएंगी तो आएंगी। एक तो उनका वही गुस्सा महल वाली होगी टी राजा से, हालांकि उनको जो है बीजेपी ने बाहर किया था, फिर वापस ले लिया है। और 1-2 सीट आएंगी तो आएंगी, पर इस बार वहाँ पे कांग्रेस के पूरे चांस है। इस बार जो है तेलंगाना की जनता केसीआर से बहुत नाराज़ हो चुकी है। बीजेपी उनका लिए जो है फर्स्ट चॉइस थी, पर बीजेपी की जो कैडर में जो बगावत हुई ना, वहाँ से बीजेपी की जो है कैडर ने काम नहीं किया, नहीं तो बीजेपी फर्स्ट चॉइस थी। वहाँ जो है मोदी जी की सभाओं में, अमित शाह जी की सभाओं में, या योगी आदित्यनाथ की सभाओं में देखिए भी, अब बीजेपी फर्स्ट चॉइस नहीं है। अब इस टाइम पे फर्स्ट चॉइस वहाँ की कांग्रेस है और रेवंत रेड्डी है। एक डायनामिक लीडर है, बड़ा चेहरा है। हालांकि उन्होंने शुरुआत जो है तेलुगु देशम से की थी, टीडीपी से। वो भी जो है कुछ सालों तक जो है आरएसएस में रहे थे,
पर इस टाइम पे कांग्रेस का वहाँ पर जो है ज़बरदस्त कैडर काम कर रहा है और लहर भी उनकी ज़बरदस्त है। के चंद्रशेखर राव के तो कई सारे घोटाले, उनकी लड़की के कई सारे घोटाले, उनसे तो पूरी भी एकदम जनता खपा है वहाँ की। 10 साल ही तो हुए हैं, 9 साल हो गए, 10 साल 2014 में बनी थी तेलंगाना। और इस बार तेलंगाना के अंदर और ओल्ड सिटी जो है हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के भी जो उनका एरिया है उसमें भी सेंधमारी होने वाली है। 2 सीटें उनके लिए जो है साख बन गई हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए, एक नामपल्ली और दूसरा जुबली हिल। दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट एकदम मजबूत हैं और जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं उनको नया लाया गया। खासकर नामपल्ली की जो सीट है ये मेरे को लगता है इस बार 100% कांग्रेस के हाथ में जाने वाली है। ओवैसी का एक जो जंगल राज उस एरिया में चलता है, गुंडा राज, राउडी, गांजा, अफीम, वो शायद क्या बोलते हैं नामपल्ली की सीट फिरोज खान जीत गए। 20 साल से वो भी वहाँ पे काम कर रहा है। और भाई साहब ये बात पक्की है, अगर नामपल्ली की सीट फिरोज खान जीत गया तो आने वाले 20 से 25 साल में एमआईएम का वहाँ से जो है सब साफ कर देगा। हालांकि एमआईएम का जो इन पर जो आरोप लगते हैं कि ये लोग बीजेपी से पैसे लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, ये कितना सच है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये लोग ने कोई जो है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया है, सिर्फ अपने घर भरे हैं और कुछ नहीं किया। और ये लोग जब भी इलेक्शन आते हैं खाली भड़काऊ और जज्बाती जो है नारे देते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं ये लोग। और इनकी पार्टी की मैं आपको जो है इतिहास बताऊं, जो इनकी पार्टी का जो सबसे पहला जो रहनुमा था, जो सबसे पहला जो इनका पार्टी का ये करने वाला था, ऑर्गेनाइजर था, इनकी पार्टी को जो सबसे पहले जिसने बनाया वो तो पाकिस्तान चले गया, हसन रिजवी करके उस कुछ ऐसा नाम था उसका। पहले सिर्फ एमआईएम थी इसकी पार्टी, और उसने कितने सारे जो है उनके कितने सारे ऐसे ऐसे बयान है ना, एक हिंदुस्तानी सुनेगा तो उसके जो है एकदम शरीर जो है ना एकदम गर्म हो जाएगा, सुन के जो है एकदम खून खोलेगा शरीर, ऐसे ऐसे भाषण थे उसके। जब हैदराबाद इंडिया में मिला तो वो चले गया पाकिस्तान, फिर असदुद्दीन के दादा ने संभाली पार्टी, तो उन्होंने एमआईएम, पहले खाली एमआईएम थी उसकी पार्टी, और उन्होंने फिर जो है उसके आगे जो है ऑल इंडिया AIMIM लगा दिया। असदुद्दीन के दादा के बाद असदुद्दीन का बाप बना, उसके बाप के बाद आज ये दोनों भाई हैं। इनके तंबू में जो है इनको ऐसा फंसा दिया है फिरोज खान ने, तो मजबूर कर दिया है। नहीं तो ये लोग इस टाइम पे तो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, या चाहे दूसरी जगह हो, ये लोग तो वहाँ कैंडिडेट दे रखे हैं। राजस्थान में कैंडिडेट दे रखा है ये लोग ने, और असदुद्दीन ओवैसी की वहाँ पे मैंने सभाएँ देखी नहीं, होंगी 1 2 3 होंगी तो होंगी, ज़्यादा सभाएँ नहीं है राजस्थान में। नहीं तो ये लोग जहाँ कैंडिडेट देते थे एकदम पूरा प्रचार करते थे। इस बार इनको जो नामपल्ली की सीट है जुबली, इनकी ऐसा फंसा दिया है इनको, ये लोग को वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इतना एकदम फंसा हुआ है वो। हार की मतलब समझ लो वो सीट गई हुई है इनसे। फिरोज खान इतना तगड़ा डायनामिक वहाँ पे जो है नामपल्ली में लड़ रहा है उनसे,
कहाँ कहाँ से ये लोग जो है प्रचार के लिए अपने लीडरों को लेके आए हैं। महाराष्ट्र के कुछ लीडर आए, नामपल्ली में प्रचार किया। बिहार के लीडर आए, एमआईएम के, नामपल्ली में प्रचार किया। यूपी के लीडर गए, नामपल्ली में प्रचार किया। कहाँ कहाँ से ये लोग ने लीडर बुला लिए। और यहाँ तक कि एक मौलाना जो बयान देता है उसका नाम है मौलाना अहमद नक्शबंदी, उसको भी ज़बरदस्ती बुलवाया गया कि आप लोग एमआईएम को वोट दो और सपोर्ट करो। देखो कितना उनके जो है तंबू में कितना घबराहट है एमआईएम के, ये सोच लो। अरशदुद्दीन ओवैसी दिन भर नामपल्लियों के गलियों में, अकबरुद्दीन ओवैसी। अब ये लोग बाहर लड़ने की तो बात छोड़ो, अपने घर बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है इन लोग को। वो घर कब साफ होगा कोई पता नहीं। और एक और सीट है इनकी याकुतपुरे की, वहाँ भी एक जो है पुराना लीडर लड़ रहा है। अनामुल्ला खान का लड़का है अमजदुल्ला खान, वो भले ही इतनी टफ नहीं हो, वो भी जो है अच्छा लड़ रहा है। बीजेपी और बीआरएस से ज़्यादा इस टाइम पे एमआईएम एकदम डरी हुई है। अगर भाई साहब एक बात एकदम सच बोल रहा हूँ, नामपल्ली के अंदर अगर वो फिरोज़ खान जो लड़का आ गया तो कसम से बोल रहा हूँ 10-15 साल में इनकी सब सीटें उड़ा देगा उसका जो काम करने का तरीका है। इधर गोशामहल से टी राजा सिंह आ जाएगा, हालांकि वो तो जीत रहे हैं। मैं तो ये चाहता था, मैं अपनी निजी राय बोल रहा हूँ, बीजेपी की सरकार आए हैदराबाद में और इन निजामियों को, ये जो ओल्ड सिटी में जो पूरा जो है अपना घर समझ के बैठे हैं, इनकी यहाँ से सफाई हो। और बीजेपी ये काम कर सकती है। मैं तो ये बोलता हूँ 2024 के इलेक्शन है ना, मोदी जी को जो है वाराणसी से तो लड़े और एक जो है ओल्ड सिटी से लड़े। असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ से बहने एक बार कटवा दे पूरा साफ, ना बैठेगा पार्लियामेंट में वो और ना जो है चीखेगा। मोदी जी जो है आराम से हरा देंगे। बहरहाल और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन या जो भी नई वीडियो आएगी आपको जो है शेयर करते रहेंगे।